तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में, और चैप्टर का नेम है इंटीग्रल। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। देखो, इससे प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो ये जो इंटीग्रल होता है ये जस्ट डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। देखो, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो हम लोग क्या करते थे। देखो बच्चों, हम लोगों के पास एक फंक्शन है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे तो हम इस फंक्शन को ब्रेक करते थे छोटे छोटे पार्ट्स में। हम इस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते थे, ब्रेक करते थे। मतलब एक फंक्शन को तोड़ के हम छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक करते थे। जैसे कि ये फंक्शन आपका बन गया f1x, और ये आपका f2x, ये हमारा f3x, और ये हमारा बन गया बच्चों f4x। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या होता था बच्चों, ये हम लोग क्या निकालते थे, यहां पर डेरिवेटिव्स निकालते थे। और जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो उस टाइम पर हम लोग एक फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते थे, ब्रेक करते थे। ठीक है ना। अभी इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो फंक्शंस आप ब्रेक करते हो, अब ये बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस को इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट का एक्चुअली मीनिंग भी जोड़ना ही होता है। अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग देखोगे तो इंटीग्रेट करने का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ सिस्टम के ऊपर लिखा होता है, किसी कोई आपने देखी हो पीसीबी जो प्लेट्स होती हैं जिन पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, किसी टीवी के अंदर क्या बोलते हैं उनको, पीसीबी बोलते हैं, आप शायद जानते हो। ग्रीन कलर की एक प्लेट होती है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं टीवी वगैरह के अंदर। तो उसमें उसको पता क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। बात समझ ना। जहां पे आप बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़ते हैं उसे इंटीग्रेट करना बोलते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में आप लोग क्या करोगे, इनको वापस क्या करोगे, वापस जोड़ के क्या बना दोगे बच्चों, आप fx बना दोगे। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है ये, और वी कैन से डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। मतलब जो आपके डेरिवेटिव्स में आंसर हुआ करते थे अब वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो आंसर बनेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। अभी हमने आपको एक बात बताई बच्चों कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसका मतलब मैं इंटीग्रेशन को एक नाम और भी दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। तो ये एंटी डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, ये दोनों सेम चीज होती हैं। बात समझ में ना, कहीं पर लिखा हो करके आप एंटी डेरिवेटिव बताओ तो वो सेम चीज है, आपसे इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है वो। क्लियर। अब देखो यहां पर मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो वहां क्वेश्चन होते थे यहाँ आंसर बनेंगे, जो आंसर होते थे वो क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है अभी। ठीक है ना। और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो सपोज करते हैं आप लोग यहां पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप सब जानते हैं कि भाई ये कितना होता है, कोस एक्स होता है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, अगर मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करता हूं कोस एक्स का, तो मेरे ख्याल से साइन एक्स आना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं तो डेरिवेटिव आ रहा है कोस एक्स। तो अगर मैं कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो नो डाउट साइन एक्स आना चाहिए। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो कैसे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि अगर मान लो सपोज करते हैं कोई बच्चा ये कहने लगे कि सर मैं तो साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो यहां तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना कि साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कोस एक्स हो गया। बात समझ रहे हो ना। साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कोस एक्स हो गया। इसका मतलब तो ये होगा ना कि बच्चों अगर आपसे कोई
एंटी डेरिवेटिव पूछेगा, कोसेक्स, तो ये जो एंटी डेरिवेटिव आएगा कोसेक्स का वो साइन एक्स प्लस 5 आएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 7, अगर बच्चा को यहां पे -7 लिख देता है तो इस कंडीशन में जो एंटी डेरिवेटिव आएगा किसका बच्चों, कोसेक्स का, वो साइन एक्स -7 आएगा। तो यहां तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि अगर कोई आपसे कोसेक्स का डेरिवेटिव, कोसेक्स का एंटी डेरिवेटिव पूछेगा तो आप उसे क्या बताओगे? क्या आप उसे साइन एक्स बताओगे? आप उसे साइन एक्स प्लस 5 बताओगे? साइन एक्स -7 बताओगे? और ऐसे दुनिया भर के बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कोसेक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो डेफिनेट नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब कोसेक्स के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आंसर्स में, जो डिफरेंस आंसर्स में आ रहा है, आप देखो, अगर चाहो तो आप यहां 0 लगा लो थोड़ी देर के लिए। वो डिफरेंस ऑलवेज क्या आ रहा है पता है आपको? वो डिफरेंस ऑलवेज एक कांस्टेंट आ रहा है। वो डिफरेंस ऑलवेज एक कांस्टेंट आ रहा है। और इसी कांस्टेंट को अगर मैं देखूं तो मैं यहां पे अभी एक कांस्टेंट सी से रिप्लेस करूंगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपको जितने भी आंसर्स लिखने हैं इंटीग्रेशन के, जिनमें कि इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें ऑलवेज आपको क्या करना है? कांस्टेंट का यूज करना है। अब वो कांस्टेंट क्यों यूज करेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो इनके आंसर्स होते हैं, जो एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, ये जो एंटी डेरिवेटिव्स हैं, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि फैमिली क्यों कह रहा हूं भाई? क्योंकि इनका जो आंसर है वो कोई सिंगल कर्व नहीं है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो मतलब ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कल मल्टीपल चॉइस में आपसे कोई पूछ ले कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे अ फैमिली ऑफ कर्व्स। बात समझ में आ गई? फैमिली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो सिंगल आंसर नहीं देता है, वो मल्टीपल आंसर देता है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये तो था भाई, देखो एक बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई एंटी डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके लिए हमें अभी कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ सिंबल्स हैं अपना इंटीग्रेशन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। देखो भाई इनके बारे में देख लो एक बार जरा, और नोट भी कर लेना। देखो ये सिंबल यूज किया जाता है आपका इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अगर आप इस सिंबल की बात करें तो ये बच्चों सिंबल रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होता है उसे इंटीग्रैंड बोलते हैं। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं, इसे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर मैं ये मान के चलूं कि ये कैपिटल एफ एक्स के बराबर है, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटीग्रल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है भाई? इंटीग्रेशन क्या है?
ये एक प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का। ये एक प्रोसेस है किस चीज का बच्चों? इंटीग्रल फाइंड करने का। तो आप लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो भाई, अब हम कुछ फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। अब उन्हीं फॉर्मूलों को कुछ रिवर्स किया जाएगा, ठीक है? और देखो रिवर्स कैसे करेंगे हम लोग यहां पर बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे और भी एंटी डेरिवेटिव्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग डी अपॉन dx, पहले मैं थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस कर लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, फिर धीरे धीरे करके सारे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स देखें तो बच्चों कितना होता था? cos x होता था। तो यहीं पर अगर आप एंटी डेरिवेटिव देखो, और एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, और सिंपल इंटीग्रेशन का होता है दिस वन। अगर आप यहां पर cos x लिखेंगे तो नो डाउट ये sin x हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि यहां c क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये इनडेफिनेट वैल्यू होती है, और वो सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज थी आपकी 1 2 -3 ये सब एडजस्ट करेगा अपने आप में। सेकेंडली अगर आप d अपॉन dx फाइंड आउट करते थे किसका? cos x का, तो मेरे ख्याल से यहां माइनस sin x आता था, ठीक है? अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं sin x का, ये जो माइनस इधर लिखा है, इस माइनस को इधर भी तो ले जा सकते हैं आप लोग, तो इसका मतलब sin x का आ जाएगा माइनस cos x और प्लस c। सॉरी। थर्ड, अगर आप d अपॉन dx ऑफ tan x फाइंड आउट करते थे तो ये कितना आता था? sec स्क्वायर x। तो ऐसे ही आपका जो इंटीग्रेशन आएगा tan x का, tan x नहीं बच्चों, sec स्क्वायर x, तो वो आपके पास आ जाएगा tan x प्लस c। d अपॉन dx ऑफ, अगर आप कोट x की बात करते थे तो आपका आता था माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये माइनस राइट में चला जाएगा। अगर आप कोसेक स्क्वायर x की बात करोगे तो आंसर में आएगा माइनस कोट x प्लस c। आप d अपॉन dx ऑफ अगर सेक x बात करते थे तो मेरे ख्याल से सेक x tan x आता था। तो ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका बच्चों? सेक x tan x का, तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका सेक x प्लस c आएगा। सिक्स्थ में अगर आप d अपॉन dx करते थे कोसेक
एक्स का, तो माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स आता था। अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक एक्स का, तो माइनस राइट में ले जाते हैं हम लोग, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, सॉरी, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ मैं इंक्रीमेंट करूंगा, कुछ मैं इंक्रीमेंट करूंगा, और वो देखो इंक्रीमेंट क्या होगा। आपने तो ट्रिग्नोमेट्री में बस यही फॉर्मूले पढ़े थे ना, ठीक है ना। देखो आपने दो तीन चीजें मिस की यहां पर इंटीग्रेशन में। आपने साइन एक्स का निकाला, कोस एक्स का निकाला, लेकिन टेन एक्स का नहीं निकाला, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव टेन एक्स था ही नहीं अभी तक। तो देख, बात करेंगे किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे टेन एक्स का, तो कितना आएगा पता है आप लोगों को, बताओ भी फटाफट से। टेन एक्स का आएगा माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, और आप ये भी कह सकते हो लोग सेक एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई। इसमें एक और भी है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स डीएक्स। इसमें माइनस नहीं आता है, ये सीधा लोग साइन एक्स प्लस बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और देखो आप लोग, अगर आप इंटीग्रेशन, इन दो को छोड़ देते हैं फिलहाल, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं ई रेशो दी पावर एक्स डी एक्स का, तो एक ई रेशो दी पावर एक्स ही आता था। ठीक है, सारे उल्टे काम कर रहे हैं आज। डी वाई डी एक्स करते हैं किसका, ई रेशो दी पावर एक्स का, तो ई रेशो दी पावर एक्स ही आता था। तो ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ई रेशो दी पावर एक्स डी एक्स का, तो वो ई रेशो दी पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगर आप टेंथ पे बात करूं और डी अपॉन डी एक्स आप करते थे ए रेशो दी पावर एक्स का, तो मेरे ख्याल से ए रेशो दी पावर एक्स लॉग बेस ई ए आता था। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए रेशो दी पावर एक्स डी एक्स का, तो ए रेशो दी पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए आएगा और प्लस सी। ये अपॉन में कैसे चला गया पता है, ये देखो, जब आप इसको इधर भेजोगे ना, तो ये इधर अपॉन में चला जाएगा, वो कांस्टेंट है एक्चुअली। ये पार्ट जो है एक कांस्टेंट है, इस पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट कर लिया सबने। 11, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो एक्स रेशो दी पावर एन, तो पता है कितना आता है, एन एक्स रेशो दी पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे एक्स रेशो दी पावर एन डी एक्स, देखो वहां पावर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर पावर फिर वापस आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, एक्स एन प्लस वन। वहां पे आप देखो क्या कर रहे हो, एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और एन से नहीं, एन प्लस वन से। क्लियर, चलो 12th, देखो हमने सिंपल फंक्शन सारे देख लिए, ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दो भाई, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ लोग एक्स करते थे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लोग एक्स करते थे, तो ये वन अपॉन एक्स आता था। इसका मतलब तो एक्स रेशियो दी पावर माइनस वन हुआ। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना,
ये फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा जब x की वैल्यू -1 होगी। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला काम करेगा और इसका आंसर log x आएगा। ठीक है ना? मतलब ये जो x रेशियो दी पावर n वाला फॉर्मूला है, हाँ n की, सॉरी, ये तब काम नहीं करेगा जब n की वैल्यू, ये फॉर्मूला तब वर्क नहीं करेगा जब n की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में ये log वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चलो 13। अब चलते हैं इनवर्स फंक्शन पर। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे लिखते हैं एक साथ। d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x कितना होता है? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 d अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x कितना होता है? इसमें माइनस लग जाता है। और 17 d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट? साइन कोस टेन कोट सेक। अगर आप सेक इनवर्स x की बात करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18 d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x माइनस आ जाएगा, इधर जाके सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर एक दो कोई फॉर्मूला रह गया हो तो आप लोग देख लेना, इसी तरीके से उसे मॉडिफाई कर लेना है बस आपको। तो ये 11th हो गया आपका, 12th हो गया। 13 में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना बनेगा बच्चों? ये बनेगा साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर 14 में देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर माइनस है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसे कॉस इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसे 15 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपका 10 इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। 16 में अगर आप देखें तो 1 अपॉन, अगर माइनस लगाएं यहाँ पे तो आप इसे कॉट इनवर्स x बना सकते हैं। ऐसे ही 17 हो जाएगा आपका, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का, तो ये आपका सेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। और भाई 18 में अगर हम देखें, अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। मतलब आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की हेल्प से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख सकते हैं। मुश्किल से 5 to 6 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है ना? आगे चल के वैसे काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको अलग से भी लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके यही काम आएंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। कैसा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ठीक है ना? इसके दो पार्ट हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी लगाते हैं और डेफिनेट में नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रफ कर दें इसको। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें एक क्वेश्चन की, तो इन्होंने एक एग्जांपल नंबर 1 दिया है। ये कहते हैं राइट
एंटी सॉरी राइट एंटी डेरिवेटिव, राइट एंटी डेरिवेटिव for each of the following by using method of inspection। भैया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है इंटीग्रल वाले, ठीक है ना, आपको केवल इंस्पेक्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको बता दूं कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही आपको देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है cos 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। हमेशा आपको वो छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे ये, अगर कोई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन आता है, इसमें ना तो आपको इंटीग्रेशन का कोई सिंबल यूज करना है, ठीक है, और ना ही आप लोगों को यहां पर कोई फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसका नाम ही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। इसका मतलब है कि आपको खुद से इंस्पेक्ट करना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं जिसमें ये आपसे कह रहा है cos 2x, आप खुद से सोचो कि cos 2x किसका डेरिवेटिव आया होगा? sin 2x का। किसका आया होगा? sin 2x का, लेकिन उसमें 2 भी आया होगा। तो करते हैं देखो इसका एडजस्टमेंट। देखो ये हम अपने पास से करेंगे। अब वी नो दैट, हम d अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं किसका, जल्दी बताओ भाई। हम अपने पास से sin 2x का करेंगे और ये आपका cos 2x तो आएगा ही आएगा, इंटू 2 भी आएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू 2 cos 2x। इसका मतलब 2 cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है ये, लेकिन हमें तो cos 2x का चाहिए। एक काम करते हैं, 2 है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। तो इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 sin 2x, ये आपका cos 2x आ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव है ये, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ। इसका मतलब जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? cos 2x कितना है? 1/2 sin 2x। बात समझ में आई? सेकंड है 3x स्क्वायर प्लस इधर ध्यान दो बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कब आया होगा, किसका डेरिवेटिव होगा? पावर बाहर आई होगी जरूरी है, और पावर -1 हुई होगी, ये पावर बाहर, पावर -1। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं जो इंस्पेक्ट कर पा रहा हूं, जो d बाई डी एक्स ऑफ x रेशियो दी पावर 3 और x रेशियो दी पावर 4, यही आ रहा होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। समझ में आ गया? भाई मैंने इनकी एक पावर बढ़ा ली क्योंकि डिफरेंशिएशन ने इनकी एक पावर डिक्रीज की होगी। तो क्या करेंगे भाई, अगर अगर ये इसका डेरिवेटिव है,
तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटी डेरिवेटिव है 3x² + 4x³ इज व्हाट, x³ + x⁴, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। लास्ट भी आप इंस्पेक्ट कर पा रहे होंगे, 1/x log x का होता है, किसका होता है, log x का होता है। तो यहां पे लिखो वी नो दैट d/dx ऑफ log x जो था वो 1/x होगा। अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया हमारा काम। जो एंटी डेरिवेटिव होगा किसका बच्चों, 1/x का, वो कौन है, log x। अच्छा कई बार ना log x पे से मॉडुलस लगा मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मॉडुलस केवल इसलिए लगाते हैं लोग क्योंकि लोग नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, लोग नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। अब हम फॉर्मूले यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स, फाइंड द इंटीग्रल्स, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। देखो इनका फर्स्ट पार्ट है बच्चों x³ - 1/x² dx, ठीक है। अब भाई इस तरह से तो हम जानते नहीं है कैसे करना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन को। x³ / x² लिखो और 1/x² लिखो, क्लियर। ये आपका x बन जाएगा और x⁻² बन जाएगा। ये आप एक काम करो, ये इंटीग्रेशन दोनों पे अब अलग अलग लगाएंगे हम, इस पे अलग से लगाएंगे, ये हो गया। ये समझ में आया ना क्या किया मैंने, जैसे हम लोग डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देते थे सबके ऊपर, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया। देखो यहां क्या होगा बच्चों, वहां पावर बार पावर -1 होती थी ना, यहां पहले पावर प्लस होती है और फिर इसी से आपको डिवाइड करना होता है, प्लस C1। अब आपको C1 कहां से आया, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट यूज होता है ऑलवेज, ठीक है, माइनस ये कितना बनेगा बच्चों, देखो -2 + 1 और -2 + 1, एक कांस्टेंट इसको भी देना था इसलिए पहले से C1 C2 लेके चला था मैं। तो ये आ गया बेटा x² / 2 + C1 और x रेशियो, ये -1 बचेगा, चलो बाद में देखेंगे इसको, अपॉन -1। अच्छा ये -C2 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुँचे हैं, x² / 2 + C1 और माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/x बन जाएगा और ये बच्चों आपका बनेगा -C2। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, हम किसी भी फाइनल आंसर में अपने दो कांस्टेंट नहीं छोड़ेंगे, हम एक ही कांस्टेंट लगाएंगे C, और यहाँ पे बता देंगे इसको कि C जो है वो C1 - C2 के इक्वल है।
C1 माइनस C2 को हमने कितना रख दिया बच्चों यहाँ पर, यहाँ हमने रख दिया ये C। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है इसका, एक्स रेशियो दी पावर 2/3 प्लस 1। इंटीग्रेट करना है इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई इंटीग्रेट करते हैं इसको। एक काम करें, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन को। यहां पे तो आपका कितना होगा, 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस 1 प्लस C1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्या करें, आपको पता है 1 किसका डेरिवेटिव होता था, x का। x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का कितना बन जाएगा, लो भाई ये आपकी पावर आ जाएगी 5/3, नीचे भी आएगा 5/3 प्लस C1 प्लस, एक काम करो x पहले लिख लो, C1 प्लस C2। चलो ये 3/5 हो जाएगा, 5/3 प्लस x प्लस C, और यहाँ लिख देना वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। और ये खेल थोड़े दिन से क्वेश्चंस में खेलेंगे C1 C2 का, उसके बाद जब बड़े क्वेश्चन आएंगे चक्कर में नहीं लगना, बाद में लास्ट में एक बार C लगाएंगे बस। ठीक है, बताओ भाई किसी को डाउट तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। थ्री पार्ट्स है, फटाफट देखना जरा। साइन एक्स प्लस कोसेक्स डीएक्स, ये फर्स्ट पार्ट है, तीनों नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स डीएक्स, 1 माइनस साइन एक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। देखो भाई, ए पार्ट है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स प्लस, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है और मुझे कोसेक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। साइन एक्स का बताओ बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स, इसका बता दो। एक बार कांस्टेंट भी लगा देना c, इन दोनों के जो कांस्टेंट आए होंगे C1 C2 उनको कंबाइन करके कितना आ गया, ये c आ गया। बी पार्ट देखो, ये आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। भाई ऐसे तो नहीं जानता, कोसेक्स को अंदर भेजते हैं तो देखते हैं कुछ बनता है क्या। यस, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये कोसेक एक्स कॉट एक्स, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स पे अलग से अप्लाई कर देते हैं बच्चों इसको, और कोसेक एक्स कॉट एक्स पर अलग से अप्लाई कर देते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है। कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कॉट एक्स, और ये भी नेगेटिव आएगा तो यहाँ बीच में लगा देता है नेगेटिव, ये कोसेक एक्स आएगा। लो जी, ये कांस्टेंट भी लगा देना c,
स्पीडली नोट डाउन करेंगे, फिर करेंगे थर्ड पार्ट इसका। इधर ध्यान दो भाई, सी पार्ट देखते हैं। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? एक काम करो, इसको 1 के नीचे अलग लिखो, शायद कुछ बने, और साइन एक्स के नीचे अलग लिखो। ये तो बन गया, ये तो हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स। इसका भी देखो कुछ, देखो बच्चों इधर देखो, ये जो कोसेक्स है ना, इसे ऐसे ब्रेक कर लो 2 बार, कोसेक्स कोसेक्स। आप कहोगे इससे क्या बेनिफिट होगा? होगा इससे बेनिफिट, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस तो बनेगा टेन एक्स, और ये ऊपर जाके बनेगा सेक एक्स, और मुझे पता है सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है। अप्लाई करो अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई? टेन एक्स, चलो माइनस, और ये होता है सेक एक्स और प्लस सी। बात समझ में आ गई? तो ये हमने किया है एग्जाम्पल नंबर 3।